गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 10th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बालकों एवं माताओं में होने वाले रोग। माताएं यानी कि महिलाओं में होने वाले रोग है, जिसमें अभी तक हमने पिछली क्लास में हैज़ा, पोलियो, क्षय रोग इनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मलेरिया। मलेरिया रोग ऐसा रोग है, वैसे तो हर कोई सामान्य अपनी जानता ही है कि मलेरिया एक मच्छर के काटने के कारण होने वाला रोग है, जिसमें बुखार वगैरह आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे तो हर कोई इस रोग से जानकार है ही, लेकिन आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि मलेरिया रोग किन कारणों से होता है, किस प्रकार से फैलता है, और इसका जीव है तो वो जीव किस प्रकार से, यानी कि वो मच्छर किस प्रकार से इस रोग को फैलाने में सक्षम होता है। मलेरिया देखा जाए तो एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। इसको जन स्वास्थ्य समस्या इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आसानी से होने वाली है रोग है, जिसमें एक छोटे से मच्छर के काटने की वजह से यह रोग फैल जाता है। तो ये किसी भी जन समूह में कभी भी किसी भी समय होने वाला रोग है। यह रोग जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है। अगर मलेरिया रोग का जो वाहक है वो एक मच्छर है, उस मच्छर का नाम अगर देखें तो मादा एनोफिलीज जो ये मादा एनोफिलीज जो मच्छर है, ये मच्छर किसी भी जैसे कि व्यक्ति को काटने पर यह रोग के लक्षण दिखाता है, उसमें ये रोग को फैला देता है। फैलाने वाले इसमें प्रोटोजोआ संघ के परजीवी प्लाज्मोडियम विद्यमान रहते हैं, यानी कि इसमें जो प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ के जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो इसमें विद्यमान रहते हैं। और यह एक तरीके से देखा जाए यह जीव जो है पराश्रयी जीव है, यानी कि दूसरों पर निर्भर रहकर यह बढ़ता है। अगर देखा जाए जो मलेरिया रोग है यह एक विश्वव्यापी रोग है, क्योंकि ये पूरे विश्व में फैला हुआ है और कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। यह रोग सिर्फ एक मच्छर के कारण फैलता है। तो यह जो रोग है मच्छर तो वैसे देखा जाए तो जहाँ गंदगी रहती है, सीलन रहती है, वहाँ मच्छर पनपने शुरू हो जाते हैं। और उस मच्छर में अगर मादा एनोफिलीज मच्छर नामक जो मच्छर है, अगर वो किसी व्यक्ति को काट देता है तो उसके ब्लड में कुछ ऐसे जीवाणु छोड़ देता है या ऐसे बैक्टीरिया छोड़ देता है, जिसकी वजह से मलेरिया रोग दिखाई देता है। अब मलेरिया का अगर देखा जाए, वर्गीकरण किया जाए तो मलेरिया यानी कि माल प्लस एरिया, हिंदी में जैसे संधि विच्छेद करते हैं उस अगर तरीके से अगर इसका संधि विच्छेद करके हम इसको समझे तो मलेरिया मतलब माल प्लस एरिया यानी कि मलेरिया होता है। और मलेरिया रोग सामान्य तौर पर कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। यह जो मलेरिया शब्द है यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है। अब इसका माल का मतलब अगर देखा जाए तो अशुद्ध, दूषित होना, जिसमें एरिया का अर्थ होता है हवा, यानी कि माल जो शब्द है इस शब्द का अर्थ देखें तो इसका अर्थ निकलता है दूषित, अशुद्ध या गंदा। और एरिया शब्द का अर्थ अगर निकालते हैं तो होता है हवा। तो यानी कि वह स्थान जहाँ की हवा यानी कि दूषित है, उसमें हवा अशुद्ध है, गंदी हवा है, तो उसकी वजह से यह फैलने वाला एक रोग है। जो तो मलेरिया का जो प्रकोप अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो उष्ण जलवायु वाले रोग जगह है या जो समशीतोष्ण देश हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में यह रोग देखा जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए जो मलेरिया रोग फैलाने वाले परजीवी जो है उस परजीवी में देखा जाए तो इसमें सबसे पहला आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें है सबसे पहला जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसके परजीवी।
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अगर इसके बारे में जाने तो इसका जो जीवन चक्र है, यानी कि इसका जो जीवन की जो अवधि है वो केवल सिर्फ 48 घंटे तक की होती है, यानी कि 2 दिन की इसकी अवधि देखी जा सकती है, यानी कि 48 घंटे तक सिर्फ इसका जीवन चक्र जो है 48 घंटे का होता है, जिसमें यह हर दूसरे दिन अगर देखा जाए तो हर दूसरे दिन यह जो है आता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर जो दूसरा इसमें आता है वो है प्लाज्मोडियम ओवल। प्लाज्मोडियम ओवल जो देखा जाए तो इनका जीवन चक्र भी 48 घंटे का ही होता है, यानी कि 2 दिन तक ही हैं। फिर यह मृदु प्रकृति के होते हैं, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट प्रकृति के जिनको कहा जा सकता है, तथा हर बुखार यानी कि दूसरे दिन बुखार की स्थिति इसमें भी देखी जाती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में भी हर 2 दिन में बुखार देखा जाता है, इसके अंदर भी ओवल के अंदर भी 2 दिन में हर बार बुखार आते जाते देखा जाता है। फिर जो तीसरी स्थिति रहती है वो है प्लाज्मोडियम मलेरिये। प्लाज्मोडियम मलेरिये इस अवस्था में अगर देखें तो यह भी मृदु प्रकार का रोग फैलाता है और इनका जो जीवन चक्र है वो 72 घंटे का होता है। 72 घंटे का होता है और हर चौथे दिन में इसमें बुखार आता है, यानी कि पहली जो 2 अवस्था है इनमें 2 दिन के अंदर बुखार की स्थिति आती है, और लेकिन जो तीसरी अवस्था है इसमें 4 दिन के अंदर अंदर बुखार आता है, यानी कि 4 दिन के बाद वापस बुखार जो है वो रिपीट होता है। फिर जो चौथी स्थिति इसमें आती है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो है यह भी परजीवी जो होता है सबसे खतरनाक होता है इसका परजीवी, और यह मस्तिष्क में ज्वर फैलाता है, यानी कि सबसे खतरनाक स्थिति इसको कहा गया है। यह सीधा मस्तिष्क में ज्वर फैलाता है। और इसमें कई बार व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि मस्तिष्क में ज्वर आना यानी कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। उनका जीवन चक्र अगर देखें तो 48 घंटे का होता है, बुखार हर दूसरे दिन आता है, इनका जीवन चक्र भी 48 घंटे। इनका 48 घंटे का जीवन चक्र होता है और हर 2 दिन के अंदर बुखार आना। वैसे अगर देखा जाए तो मलेरिया जो रोग है पूरे वर्ष जैसे होता है, परंतु अप्रैल से नवंबर माह में यह अधिक होता है, क्योंकि गर्मी है, वर्षा ऋतु जो होती है उसमें मच्छरों का प्रजनन और वृद्धि का जो काल होता है बहुत तीव्रता से होता है, और बहुत ही तेज़ गति से अगर देखा जाए तो मच्छर पनपते हैं, वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो मच्छर जल्दी पनपते हैं और इस रोग को बहुत जल्दी तीव्रता से फैलाते हैं। अब इनके जो पोषण के कारक हैं तो उसमें देखा जाए तो मलेरिया किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा यह रोग जो है अधिक होता है, और क्योंकि भारतीय स्त्रियां अधिकांशतः जो वस्त्रों से अपना बदन जो है ढककर रखा जाता है उनमें, लेकिन जो पुरुष है अधिकांशतः उनके घर से बाहर रहते हैं। नवजात शिशु में यह रोग कम होता है, क्योंकि नवजात शिशु जो है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो माँ के दूध के माध्यम से प्राप्त हो चुकी होती है, इसलिए नवजात शिशु में रोग होने की संभावना थोड़ी कम रहती है। इनका जो उद्भवन काल है अगर देखा जाए, जो सबसे पहला आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का उद्भवन काल जो है वो होता है 14 दिन का।
फिर जो दूसरी स्थिति आती है प्लाज्मोडियम ओवल की, तो इनका जो उद्भवन काल होता है वो होता है 17 घंटे, 17 दिन का होता है इनका। और जो तीसरी अवस्था आती है प्लाज्मोडियम मलेरिया की, उनकी होती है 28 दिन। और जो फोर्थ अवस्था है फैल्सीपेरम की, उनकी जो अवस्था होती है उद्भवन काल की, वो होती है 12 दिन की। प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है, इनका अगर जीवन चक्र देखा जाए तो यह दो तरीके से वृद्धि करते हैं, लैंगिक प्रजनन के द्वारा, और जो दूसरी वृद्धि करते हैं अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, ये जो दो तरीके होते हैं जिनकी वजह से यह अपनी संख्याओं में वृद्धि करते हैं और यह रोग को फैलाने में सक्षम रहते हैं। अलैंगिक प्रजनन जो है मनुष्य में होता है वैसे तो, जब प्लाज्मोडियम परजीवी से युक्त कोई मादा एनोफिलीज मच्छर अगर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके जो लार है उस मच्छर की, उस लार में प्लाज्मोडियम परजीवी उपस्थित रहते हैं, जो कि मच्छर के काटने से ये जो परजीवी है वो एक मनुष्य के अंदर रक्त में प्रवेश कर जाते हैं और लार में ये जो परजीवी होते हैं वो स्पोरोजाइट के रूप में उपस्थित होते हैं और उस व्यक्ति विशेष में पहुंचने के बाद में यह रोग को फैलाने में सक्षम होते हैं। सबसे पहला जो अगर जब ये रक्त कणिकाओं में पहुंचते हैं तो ये 4 चरणों के रूप में यह क्रिया पूरी करते हैं। सबसे पहला आता है पूर्व लाल कणिका में स्थिति इनकी। जब कोई एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी से युक्त जब ये मच्छर होते हैं तो वो उनको स्पोरोजाइट को उनके रक्त में पहुंच जाता है। और स्पोरोजाइट जो होता है वो रक्त में, हमने पहले पढ़ा था कि रक्त कणिकाएं पाई जाती है 2 तरह की, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होती है उन कणिकाओं को ये जो स्पोरोजाइट जो होते हैं वो उनको नष्ट कर देते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं को खत्म कर देते हैं। और कुछ अगर बच भी जाते हैं तो यह यकृत में पहुंचकर यकृत को कोशिकाओं में अपना विकास करना शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि जब ये स्पोरोजाइट जब रक्त के माध्यम से पहुंचे तो श्वेत रक्त कणिकाओं के साथ में इनकी फाइट होती है, जिसमें अगर स्पोरोजाइट की संख्या अधिक है तो श्वेत रक्त कणिकाएं हार जाती हैं या फिर उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिसमें स्पोरोजाइट जो होते हैं वो व्यक्ति विशेष के अंग में प्रवेश करके उनमें यह मलेरिया के लक्षणों को दिखाते हैं। लेकिन अगर जैसे कि स्पोरोजाइट से अधिक डब्ल्यूबीसी का है तो वो की संख्या है तो वो स्पोरोजाइट को खत्म कर देती है। फिर जो आती है दूसरी अवस्था वो होती है लाल कणिका अवस्था। इसमें जब रक्त में यह स्पोरोजाइट पहुंचते हैं तो मीरोजाइट रक्त के लाल रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं और यहाँ में ये अपनी घूर्णन क्रिया करते हैं। घूर्णन क्रिया का मतलब होता है कि मच्छर जो है जब ये परजीवी अंदर पहुंचते हैं मच्छर के काटने पर तो वो परजीवी लगातार अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी कि 4 है तो 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से अपनी संख्या को लगातार दुगना तिगुना करना शुरू कर देते हैं और उनके विकास का जो होता है वो निरंतर होता रहता है। यहाँ भी इनको ट्रोफोजाइट और सोइजाइट अवस्थाओं से कई बार निकलना पड़ता है और ये जो मीरोजाइट होते हैं वो उसके रूप में विकास भी करते हैं और ये मीरोजाइट रक्त कणिकाएं जो होती हैं उन पर प्रहार करके रक्त कणिकाओं को छेद कर जाते हैं। उनको ताज़े जो रक्त कणिकाएं होती हैं उन पर ये आक्रमण कर देते हैं और जो हमारे शरीर में ताज़ी जो लाल रक्त कणिकाएं बन रही हैं उनको बार बार ये आक्रमण करके यह क्रिया दोहराते हैं और उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं, जिसमें जो 48 घंटे का समय लगता है और उसके बाद में यह जीवन चक्र जो मनुष्य में है 48 घंटे का चलता है और रोग के जो लक्षण है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। फिर जो तीसरी अवस्था आती है वो होती है गिमिटोगोनी का निर्माण करना, जिसमें मीरोजाइट जो होते हैं वो रक्त में जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद में वो निष्क्रिय हो जाते हैं और नर एवं जो मादा है गैमिटोगोनी में बदल जाते हैं, जिसके बाद ये जो नर और मादा गैमिटोगोनी के अंदर ये अपने रूप में बदल जाते हैं और ये निष्क्रिय गैमिटोगोनी रक्त कणिकाओं में जाकर स्थित हो जाते हैं तथा मच्छर के काटने की वापस ये प्रतीक्षा करते हैं और जैसे प्रतीक्षा पूरी होती है मच्छर काटा जाता है तो उसके बाद में ये अपनी क्रिया को शुरू कर देते हैं।
फिर आता है बाहरी कणिका प्रावस्था जो होती हैं। बाहरी कणिका प्रावस्था में प्लाज्मोडियम के विभिन्न परजीवियों में देखा जाए तो भिन्न भिन्न होते हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में 14 दिन का होता है और 14 दिन में अपना जो कार्य है वो पूरा करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो मनुष्य के रक्त में उपस्थित गैमेटोगोनी कुछ समय बाद जो होते हैं निष्क्रिय गैमेटोसाइट्स में बदल जाते हैं और मच्छर के काटने की प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद में यह रोग विशेष को फैलाने का कार्य करते हैं। फिर आता है रोग का प्रसार कैसे होता है। तो रोग का प्रसार जब मलेरिया एक का सूक्ष्म परजीवी जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया से युक्त ग्रसित जो व्यक्ति है, यानी कि जिस व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर ने काटा हुआ है जिसमें प्लाज्मोडियम के परजीवी पाए जा रहे हैं, वो व्यक्ति के रक्त में यह पाया जाता है और जब इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मादा एनोफिलीज मच्छर उसको पुनः काटता है या काटने के पश्चात यह जो रोग है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में चला जाता है, यानी कि उनके अंदर चला जाता है और पुनः इस मच्छर के काटने पर रोग स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर प्लाज्मोडियम परजीवी पाए जा रहे हैं उसको जब मच्छर काटता है तो ये प्लाज्मोडियम उस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि वो व्यक्ति विशेष के रक्त से उस प्लाज्मोडियम को ले लेता है। फिर यही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति में इस प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है और उस व्यक्ति को भी इस रोग से ग्रसित कर देता है। वर्षा के दिनों में कई बार और उपयुक्त नमी होने पर बहुत अधिक ताप पाकर मच्छरों की जो होती है वृद्धि हो जाती है और उनका विकास भी तीव्र गति से होता है तथा मलेरिया का जो प्रसार है बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है और रोगों को फैलाता है। अब अगर देखा जाए तो मलेरिया का जो लक्षण है, तो मलेरिया के लक्षण में सबसे पहला होता है कि पीड़ित व्यक्ति जो है, यानी कि जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है उस व्यक्ति के शरीर में दर्द होना, कई बार हाथ पैरों में ऐंठन आना, सिर दर्द होने लगता है, व्यक्ति को तेज़ बुखार आता है, सर्दी लगती है। सर्दी इतनी तीव्र लगती है कि पूरा शरीर जो है कांपने लगता है, उसका कँपाने की स्थिति में आ जाता है। कंबल या रज़ाई जो होती है वो व्यक्ति को ओढ़नी पड़ती है और ज्वर की स्थिति में एक रोगी व्यक्ति का जो शरीर का तापमान है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब हो जाता है। और अगर देखा जाए तो व्यक्ति रोगी के शरीर से बहुत अधिक मात्रा में अगर देखें तो पसीना जो है वो निकलता है और धीरे धीरे बुखार जो है वो उतरना भी शुरू होता है और कुछ समय बाद वापस बुखार आ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है निरंतर रूप से चलती रहती है, जिसमें कुछ एक दिन छोड़कर या सुबह शाम या वापस, जैसे एक बार बुखार आया थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, फिर वापस बुखार आता है और ये स्थिति बार बार चलती ही रहती है। ऐसी स्थिति में कई बार भूख कम हो जाती है, खाने के प्रति व्यक्ति की अरुचि पैदा हो जाती है, उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, जी मिचलाने लगता है, उल्टी होने लगती है, रोगी कमज़ोर हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, यहाँ तक कि रोगी जो है सुस्त हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बार बार गुस्सा आना, क्रोध करना, ऐसी स्थिति में आ जाता है। और जब रोग की तीव्रता बढ़ जाती है या स्थिति अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस रोगी व्यक्ति के मस्तिष्क में बुखार चला जाता है और इसकी जो स्थिति है और अधिक गंभीर हो जाती है और अंत में अगर इसका इलाज ना हो या इलाज समय पर उस व्यक्ति को प्राप्त ना हो तो ऐसी स्थिति में एक रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब जो मलेरिया के लिए निरोध करना चाहिए या जो उसको रोकने के उपाय अपनाने चाहिए, तो सबसे पहला उपाय यही है कि मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए। घर में कोई भी सीलन वाली अवस्था है या नमी वाली अवस्था है तो उसको साफ़ रखना चाहिए, शुष्क रखना चाहिए। घर के आसपास नालियों की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, कीटनाशक पदार्थ डालने चाहिए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिनॉइल का पोछा लगाया जा सकता है, घर की साफ़ सफाई रखी जा सकती है। घर में कहीं भी अंधेरे कोने में नहीं रखना चाहिए या ज़्यादा किसी कोने में ज़्यादा सामान वगैरह ज़्यादा डालकर नहीं रखना चाहिए। साफ़ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा कहीं पर अगर कोई लीकेज है, पानी वगैरह की स्थिति ज़्यादा बार बार हो रही है, नमी बन रही है तो उसको सही करवाना चाहिए, क्योंकि जहाँ नमी अधिक होती है वहाँ मच्छर जल्दी पनपते हैं और अपनी संख्या में भी वृद्धि जल्दी करते हैं। कहीं घर के आसपास गंदी नालियाँ है, गड्ढे हैं तो उसमें पानी का भराव हो रहा है तो उनको रोकना चाहिए, उस पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। मिट्टी का तेल डाला जा सकता है जिससे मच्छर पनपते नहीं हैं, मर जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
उसके अलावा घर के बर्तनों की, घर के साफ़ सफाई रखनी चाहिए, पर्दों की सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि पर्दे हैं जहाँ पर ज़्यादा सामान रखा जाता है, अंधेरी जगह होती है, वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि मच्छर जो है वो सीधा व्यक्ति विशेष तक ना पहुँचे और उसको ना काटे। घर की जो खिड़कियां हैं उनकी साफ़ सफाई करनी चाहिए, खिड़कियों पर बारीक मच्छरदानी वगैरह को लगाया जा सकता है, जिससे कि मच्छर जो है वो घर में प्रवेश ना करे। छोटे बच्चों को विशेषकर मच्छर काटने से बचाना चाहिए। और कई बार गर्भकाल के समय भी महिलाओं को अगर मच्छर काटता है, मलेरिया होता है, तो उसका पूरा उपचार लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चे को भी मलेरिया होने की कई बार स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर में अगर कहीं खाली डिब्बे वगैरह हो, पानी के 1 सप्ताह तक जमा रहता है, तो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। साफ़ सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे मच्छर ना पनपे। और मच्छरों को रोकने के लिए जैसे मच्छर मारने की दवाई वगैरह का छिड़काव किया जा सकता है समय समय पर, जिससे कि मच्छरों को फैलने से रोका जाए। और क्योंकि मच्छरों की अगर स्थिति को बढ़ने से रोका जाएगा, तभी जाकर एक व्यक्ति को स्वस्थ रखा जा सकता है, अन्यथा मच्छर के काटने पर रोग यह आसानी से फैल जाता है। तो मलेरिया रोग अगर देखें तो सीधा सिर्फ एक मच्छर के काटने से ही फैलने वाला रोग है। अगर मच्छर की रोकथाम कर ली जाए सही तरीके से, तो व्यक्ति विशेष में रोग को फैलने से रोका जा सकता है। अगला जो रोग है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एड्स। एड्स वैसे तो देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा अगर ख़तरनाक बीमारी है। इसको जानलेवा बीमारी भी कहा गया है, क्योंकि यह ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। इसको जैसे कि बिना लाइलाज बीमारी भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में ये बीमारी है तो उसका सीधा अगर देखा जाए तो सीधा रिज़ल्ट यही है कि व्यक्ति की मृत्यु संभव है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। इसकी कोई रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं बना है अभी तक। यानी कि एड्स एक जानलेवा बीमारी भी कहा गया है। वैसे एड्स का पूरा नाम देखा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। सर्वप्रथम यह रोग के जो विषाणु हैं अफ्रीका के कुछ विशेष जाति के बंदरों में पाए गए थे, परंतु जब इस विषाणु का प्रसार मानव जाति में भी हुआ तो ये हो गया धीरे धीरे। यानी कि यह जो सबसे पहले अफ्रीका के कुछ बंदरों के अंदर इसके जो विषाणु देखे गए, जो कि धीरे धीरे मनुष्य जाति में भी पाए जाने लगे। और उसके बाद में एड्स एक खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी का रूप बन गया, जिसका अंत एक दर्दनाक मौत है। एड्स का अंत सिर्फ एक दर्दनाक मौत है। यानी कि इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है, इसका कोई भी टीका दवाई कुछ भी नहीं है। एड्स रोग जो है वो यौन संपर्क के कारण फैलने वाला रोग है। सर्वप्रथम एड्स का जो प्रथम रोगी है, एड्स रोग से पीड़ित व्यक्ति का पता सन 1981 में अमेरिका में चला था। फिर उसके बाद सन 1986 तक भारत में भी इस रोग के रोगी पाए गए। अब अगर देखा जाए तो जैसे कि इस रोग के जो विषाणु हैं, ये तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह तो इस रोग का पूरा नाम है। और इसके विषाणु का पूरा नाम अगर देखा जाए
तो इस विषाणु का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, या इसको वायरस भी कहा जा सकता है, वायरस, क्योंकि यह इस विषाणु के माध्यम से फैलता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है और एड्स के विषाणु का नाम यानी कि एड्स फैलाने वाले वायरस का नाम जो है वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स के जो विषाणु हैं वो श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC श्वेत रक्त कणिकाओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और ये जो वायरस है वो धीरे धीरे WBC और मस्तिष्क को नष्ट करने का कार्य करते हैं। उन पर आक्रमण करके श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिसमें हमने पहले रक्त के अंदर पढ़ा था कि श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, जो कि विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए ज़रूरी रहती हैं। तो जब यह वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जब पहुंचते हैं तो WBC को सबसे पहले आक्रमण करते हैं और उसको नष्ट करते हैं, ताकि जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षात्मक क्षमता है वो खत्म हो जाती है और जो एक रोगी है वो विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है, जिसमें इन्फेक्शन, कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। और लास्ट में अगर देखा जाए तो जो रोगी व्यक्ति है उसका जो अंतिम समय जो है वो मृत्यु की ही ओर निकलता है, क्योंकि एड्स का कोई भी इलाज संभव नहीं है। एड्स का वायरस किसी रोगी व्यक्ति के अंदर पाया जाना यानी कि उसका अंतिम जो होगा रिजल्ट वह सिर्फ यही है कि उस व्यक्ति की मौत होगी। यानी कि रोगजनक विषाणु जो है एड्स को फैलाने वाला वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि HIV है। इसको शॉर्ट फॉर्म में HIV भी कहा जाता है। और जिस व्यक्ति में HIV पाया जाता है उसको HIV पॉजिटिव भी कहा जाता है, यानी कि जिसमें HIV पाया गया है, यानी कि ये वायरस है। अब एड्स का प्रसार कैसे होता है, कैसे फैलता है? तो सबसे पहला HIV से संक्रमित जो व्यक्ति है यानी कि जिसमें ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस पाया गया है, उस व्यक्ति के साथ अगर संबंध बनाया जाए, यौन संबंध बनाया जाए, तो एक सामान्य व्यक्ति को भी ये रोग हो सकता है। एक या एक से अधिक स्त्री या पुरुष के साथ संबंध बनाने पर एड्स से ग्रसित व्यक्ति का अगर कोई भी ब्लेड है वगैरह इस तरीके जो पर्सनल सामान जो है उनका यूज़ किया जाए तो उससे भी रोग हो सकते हैं। वेश्यावृत्ति के कारण, दूषित सुइयों या सीरीज़ों का उपयोग करने पर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर पहले से ही काम में ली गई सुई या सीरीज़ का उपयोग वापस स्वस्थ व्यक्ति को लगाई जाती है तो उसमें भी HIV फैलने का कारण हो सकता है। अगर कोई महिला HIV से ग्रसित है और वो गर्भ धारण करती हैं तो ऐसी स्थिति में एक बच्चे को भी HIV होना हो सकता है। संक्रमित टूथब्रश या रेजर के उपयोग से भी, यानी कि जो रेजर है, टूथब्रश अगर कोई एड्स से ग्रसित व्यक्ति का है और उसका जो सामान्य व्यक्ति अगर उस टूथब्रश या रेजर का उपयोग करता है तो उसको भी यह रोग होने की संभावना होती है। संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण का मतलब होता है किसी रोगी व्यक्ति को अंग जो है वो डोनेट किया जाता है या किसी व्यक्ति का खून चढ़ाया जाता है या फिर जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी एड्स से ग्रसित व्यक्ति का किडनी वगैरह स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाई जा रही है, लगाई जा रही है तो उसमें भी रोग होने की संभावना हो सकती है। उसके अलावा संक्रमित व्यक्ति का खून अगर स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया जाए तो उसमें भी हो सकता है। एड्स रोग जो है किन कारणों से नहीं फैलता है तो वह संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने से, हाथ मिलाने से, उनके साथ भोजन करने से, एक ही घड़े का पानी पीने, छूने, साथ में घूमने फिरने से नहीं फैलता है। छींकने एवं खांसने से भी नहीं फैलता है। संक्रमित माँ द्वारा अगर शिशु को दूध पिलाया जाए तो भी ये रोग होने की संभावना नहीं होती है। बच्चे को प्यार करने, उनको साथ खेलने से भी ये रोग नहीं फैलता है।
वैसे यह रोग जो इसका उद्भवन काल अनिश्चित होता है। इसके विषाणु कई वर्षों तक शरीर में छिपे रहते हैं और धीरे धीरे विभिन्न रोगों के लक्षण प्रकट करते हैं। इसका उद्भवन काल 6 महीने से लेकर 6 वर्षों तक होता है, यानी कि एक बार इसके वायरस अगर शरीर में पहुंच गया है तो वो एकदम तुरंत कोई भी लक्षण प्रकट नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे वृद्धि करते हैं और हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है यानी कि प्रतिरक्षात्मक क्षमता है उसको नष्ट कर देते हैं और विभिन्न रोगों के जो लक्षण हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर में दिखाई देना शुरू होता है और एक व्यक्ति का शरीर जो है विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है, यानी कि उसको शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रोग से बचाव के इसके जो लक्षण हैं उसमें सबसे पहला जो है रोगी का शारीरिक वजन का घटना। एक पहले माह में व्यक्ति को दस्त लग जाते हैं, अधिक दिनों तक उसको बुखार आने लगता है, लगातार खांसी होना, गले में खराश होना, खुजली आना शरीर में, त्वचा लाल होकर सूज जाती है, चर्म रोग वगैरह हो जाते हैं, लसिका ग्रंथियां सूज जाती है और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि रोगी व्यक्ति जो है कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। उसके शरीर में कई बीमारियां देखी जा सकती है जिसमें मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक कमजोरी वगैरह महसूस होना, इस तरह के लक्षण भी एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में देखे जा सकते हैं। एड्स से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वेश्यावृत्ति है उस पर रोक लगाया जाए, साथ ही अपने जीवन साथी के अलावा अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध नहीं बनाए जाने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर एड्स रोग है तो उससे जो उसका पर्सनल सामान जैसे रेज़र वगैरह है, उसको काम में ली गई सुई वगैरह जो है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यौन रोगियों के साथ संबंध नहीं बनाए जाने चाहिए। जो एड्स से ग्रसित महिला पुरुष है उनके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। जो एड्स से ग्रसित महिला है उसको कभी भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे का जन्म होगा तो उसमें भी एड्स रोग देखा जा सकता है। यौन संबंध बनाते समय विभिन्न परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाया जाना चाहिए या फिर ध्यान रखा जाना चाहिए और जनसंचार के तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें लोगों को एड्स क्या है, एड्स किस तरीके से फैलता है, उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इन सभी के तौर तरीकों को समझाया जाना चाहिए और उनसे अवगत कराया जाना चाहिए। साथ ही सुई सिरिंज का जब उपयोग किया जा रहा है तो डिस्पोजल सुई वगैरह का इनका उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ व्यक्ति को यह रोग होने की संभावना ना रहे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता का और परागण जो दूसरों के साथ संबंध बनाने से रुकना चाहिए। तो एड्स का बचाव ही उपचार है, यानी कि एड्स से बचना ही उसका उपचार है, क्योंकि एड्स का कोई दूसरा उपचार नहीं है, ना ही इसका कोई टीका है, ना ही इसकी कोई दवाई है। तो आज हमने जो पढ़ा मलेरिया और एड्स, इसके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।